Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, which state will host the Khelo India Youth Games in 2022? And correct answer for this question is Madhya Pradesh. Next question was, the National Mobile Monitoring System is an initiative of which union ministry? And correct answer for this question is Ministry of Rural Development. So without wasting any time, let's see what is in the news. चलिए, तो बहुत अच्छी न्यूज़ हमारे सामने है जहाँ पे बात की जा रही है रिमोट ईवीएम्स की। देखिए क्या हुआ है, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि वो एक प्रोटोटाइप यहाँ पर रिलीज़ करने वाले हैं, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे आरवीएम बोला जाएगा। ठीक है, देखिए जब ईवीएम आया था तो उससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस बने थे, ऐसे ही आपको आरवीएम भी याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सो आरवीएम अगेन आई एम टेलिंग यू इट स्टैंड्स फॉर मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। क्यों इसको देखिए लॉन्च करने की बात की जा रही है, ऐसे लोग जो माइग्रेंट हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह काम करने गए हैं और अपने शहर में आके भाई वोटिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए, उनको वोट करने के लिए सहूलियत प्रदान करने के लिए आरवीएम्स को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। अब देखिए जो एक मशीन है वो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर सकती है और सिर्फ उसके लिए एक ही रिमोट बूथ की ज़रूरत है। यहाँ पर बात की जा रही है कि लगभग 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये आरवीएम यहाँ पर काम करेगा। चलिए, सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर आरवीएम आखिर है क्या। देखिए अगेन हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हम आरवीएम की बात कर रहे हैं तो आरवीएम क्या है, एक मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये क्या करेगा, एक माइग्रेंट वर्कर जो एक शहर से दूसरे शहर में काम करने के लिए गया है, अपने घर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर है, वहाँ पर रहते हुए, करेंट रेसिडेंस में होते हुए वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्या कोई भी वोट दे सकता है? जी नहीं, आपको वोट देने के पहले रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। किसके पास रजिस्टर करना होगा? जो भी आपके होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, आपको उनको एक प्री नोटिफाइड तरीके से बताना होगा कि ये मेरा वोटर कार्ड है और हम यहाँ पर रह रहे हैं एंड आई वांट टू अवेल दिस थिंग। नेक्स्ट क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाएगा कि भाई जो आपने वोटर आईडी दिया है वो सही है या नहीं। साथ ही जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वहाँ पर भी देखा जाएगा। इस अप्रूवल के बाद आप इस फैसिलिटी को डेफिनेटली यूज़ कर पाएंगे। और ये देखिए बहुत बड़ा चेंज है, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे यंगस्टर्स हैं जो एक शहर से दूसरे शहर काम करने चले जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन वोट ही नहीं दे पाता। होगा क्या, ऐसी जगहों पर जहाँ पर पता चलेगा कि किसी ने रजिस्टर किया है, वहाँ पर बूथ सेटअप किए जाएंगे उनके करेंट होम्स पर। अब जो भी आरवीएम है, अगेन ये एक सिंगल बैलेट यूनिट की तरह काम करेगा, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एक सिंगल पोलिंग स्टेशन की तरह यहाँ पर ये काम करने वाला है, रादर देन प्रिंटिंग पेपर बैलेट शीट की तरह ये एक डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले की तरह यहाँ पर काम करेगा। सो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन कम, आपको क्या पढ़ना है, आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स, सो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। आप इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, कब बना था, इनके पास पावर्स क्या हैं, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। देखिए सफल कौन नहीं होना चाहता, सभी होना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी कोशिशों को एक सही दिशा मिल जाएगी तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप क्या होंगे, डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो फॉर दैट यू कैन विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एमपी नगर जोन 2 भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है वॉइस टेक्नोलॉजी के यूज़ की। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो साइबर क्राइम है, आप साइंस एंड टेक में और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जो साइबर फ्रॉड है उसको कॉम्बैट करने के लिए हम वीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, विच स्टैंड्स फॉर वॉइस टेक्नोलॉजी। चलिए तो आर्टिकल देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है जो बैंकिंग साइबर फ्रॉड्स की अगर हम बात करें इंडिया में, तो रिसेंटली उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। आप भी सुनते रहते होंगे हर दिन न्यूज़ में कि देखिए एक फ्रॉड हो गया, दूसरा फ्रॉड हो गया। इनफैक्ट देयर इज़ अ वेब सीरीज़ कॉल्ड जमतारा,
जिसके बारे में पूरा ये डिजिटल फ्रॉड के बारे में बताया गया है। चलिए तो बात कर लेते हैं। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया है और बताया है कि जो फ्रॉड है इंडिया में वो लास्ट 7 सालों में बढ़ गया है। मतलब अगर हम बात करें तो कंट्री 100 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से यहाँ पे लॉस देख रही है पिछले 7 सालों से। वहीं अगर हम 2021-22 को कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो ये जो फ्रॉड है, ये जो रिपोर्टेड फ्रॉड है, इनमें 23.69% का हमें इंक्रीज देखने मिला है। कैसे? अगर हम प्रीवियस 2020-21 की बात करें तो ये सिर्फ फ्रॉड 7,359 थे, और अगर प्रेजेंट केसेस की बात करें तो ये 9,103 है। लेकिन देखिए वहीं यहाँ पर एक और चीज़ देखने मिली है कि ये जो अमाउंट है जो इस तरीके के फ्रॉड्स में इन्वॉल्व किया जाता है, वो उसका अमाउंट का नंबर डिक्लाइन हो गया है। फॉर एग्जांपल पहले बहुत बड़ी डिजिट्स में होता था, अब बहुत छोटे छोटे डिजिट्स में ये क्या हो रहे हैं, इस तरीके के फ्रॉड देखने मिल रहे हैं। सो इसका मेन रीज़न क्या है? तो देखिए आर्टिकल में बताया गया है, इनफैक्ट आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिजिटल पेमेंट का यूज़ होना, टेलीफोन बैंकिंग होना, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज होना। ये सब मिला जुला के कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ये फ्रॉड इंक्रीज हो जाते हैं। तो रिजल्ट क्या है? देखिए ये बोल रहे हैं कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हमें इनका सहारा लेने की ज़रूरत है, जिसका नाम है वॉइस टेक्नोलॉजी। क्या होता है वॉइस टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर बायोमेट्रिक्स या फेस डिटेक्शन या ओटीपी से कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा रिलायबल साबित हुई हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनका डीप फेक बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं है। डीप फेक को हम पहले भी कवर कर चुके हैं, क्या होता है आपको याद हो तो, किसी व्यक्ति का कोई चेहरा है, उसका वैसे ही बोट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चेहरा किसी का, आवाज़ किसी की, हाव भाव कैसे होंगे, ये बना दिया जाता है ना, डीप फेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की वॉइस का डीप फेक करना पहली बात तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। रिजल्ट क्या हो सकता है? तो बैंक्स एक नया तरीका यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि ये जो आइडेंटिटी रिस्क लोग अपने नहीं बताएं कि भाई उनसे आइडेंटिफिकेशन पूछना पड़ता है, वो भी नहीं बताएं, और बिना आइडेंटिटी के वो वेरिफिकेशन हो जाए। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पर बात की जा रही है वॉइस बायोमेट्रिक्स की, कि वॉइस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको इन्हेंस कर सकते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। बोला क्या जा रहा है, जब हम इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक डिजिटल वॉइस प्रिंट रिलीज़ कर देती है। ठीक है, डिजिटल वॉइस प्रिंट आने के बाद जब भी आप कोई भी बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करेंगे, तो ये जो भी कॉलर होगा, जो भी इसका यूज़र होगा, जब वो अपनी आवाज़ में कोई इंस्ट्रक्शन देगा, डायरेक्शन देगा, तो जो आपकी रिकॉर्डेड वॉइस प्रिंट है, वो रिकॉर्डेड वॉइस प्रिंट को आपकी करंट वॉइस से कंपेयर किया जाएगा, और कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर ये तुरंत एक रेड फ्लैग यहाँ पे निकाल देंगे कि भाई देखो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सो अगर हम वॉइस टेक्नोलॉजी की बात करें तो वॉइस ऑथेंटिकेशन एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपैरेटिव टू जहाँ पे हम ओटीपी की बात कर लेते हैं, जहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी की बायोमेट्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो इनके मुकाबले पहले तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं कंपैरेटिवली ये बहुत चीप टेक्नोलॉजी है, और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती कि हमें रीडर या किसी स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत है, जैसे बायोमेट्रिक में बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, इन नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है, पोर्टेबल है, अफोर्डेबल है, और आसानी से इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और डेटा बताया गया है कि देखिए जो बैंक के पासवर्ड्स हैं, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा लगभग 81% के जो फ्रॉड्स या हैकिंग आपको देखने मिली है, वो वीक पासवर्ड्स की वजह से ही देखने के लिए मिली हैं। सो अब वॉइस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होगा, एक कॉलर को बहुत विद इन सेकेंड्स आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि ये कोई सस्पिशियस कॉल तो नहीं है। साथ ही ये प्राइवेसी को भी मेंटेन करेगा, क्योंकि इसको आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ ये आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा और उसका एक वॉइस प्रिंट यहाँ पर रिलीज करेगा। रिजल्ट क्या हुआ है? 2019 में HSBC पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने ये रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया है और इंट्रोड्यूस करा है वॉइस रिकॉग्निशन फॉर देयर मोबाइल बैंकिंग कस्टमर्स टेलीफोन बैंकिंग फ्रॉड। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें ये देखा गया है कि ये 50% तक डिक्लाइन हो गए हैं।
ठीक है। रिजल्ट क्या है, इसी की वजह से जो हमारी वॉइस बायोमेट्रिक इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर रही हैं, और एक्सपर्ट्स की माने अगर तो ये जो मार्केट है ये $3.9 बिलियन का मार्केट बन जाएगा बाय दी 2026। चलिए, सो बैंकिंग फ्रॉड से अलग हटके भी यहाँ पर आर्टिकल में एक बात की जा रही है कि देखिए, जब हम वीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो ये सिर्फ मोबाइल या बैंकिंग सेक्टर में नहीं, और भी दूसरे जो क्राइम होते हैं पुलिस को ये हेल्प कर सकते हैं। जो सस्पेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करने में यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में इनका यूज़ किया जा सकता है। रिजल्ट क्या होगा कि क्राइम्स को प्रिवेंट किया जाएगा। कैसे आप बोलेंगे, देखिए किसी क्रिमिनल की एक वॉइस है, अगर वो एक बार पुलिस के पास आ गई और उसका एक प्रिंट यहाँ पर बन गया, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा बाकी टेलीकॉम कंपनीज के पास। अगर वो रिलेटेड आवाज़ कहीं पर भी सुनाई देती किसी भी फ़ोन कन्वर्सेशन में, तो तुरंत एक रेड फ्लैग रिलीज कर दिया जाएगा और पुलिस को पता चल जाएगा कि भाई ये सस्पिशियस कॉल इस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू आया है। सो नाउ द पॉइंट कम्स कि भाई क्या ये इतनी ज़्यादा सिक्योर है? नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती। कभी कभी एक इसमें फॉल्स पॉजिटिव भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90 to 99% है, बट अभी भी 1% यहाँ पे कोई लूप होल निकल आए या कोई फॉल्स पॉजिटिव निकल आए उसकी गारंटी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत प्यारा एक पैराग्राफ यूज़ किया गया है कि ये जो वॉइस रिकॉग्निशन टूल है ना, इसका यूज़ गवर्नमेंट कर सकती है जब वो पेंशन या मनी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को अपनाती है ना, तो एग्जैक्ट उसी व्यक्ति के पास जा रहा है या नहीं। भारत में देखें तो भाई जिस व्यक्ति के नाम पे पेंशन ली जा रही है वो मर गया, और सालों साल लोग उसके नाम पे पेंशन ले रहे हैं, या जो पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिशियरी है उसे तो मिल ही नहीं पा रही, लेकिन उसके नाम पे दूसरे लोग उसका पैसा ले रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा, बायोमेट्रिक्स का, वॉइस बायोमेट्रिक टेक का यूज़ करके इन सारी समस्याओं से समाधान या निजात पाया जा सकता है। तो ये एक फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ फ्रॉड में, सिक्योरिटी में गवर्नमेंट भी कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है। तो इसका एक 360 डिग्री अप्रोच यहाँ पर बताया गया है। सो ये तो था आर्टिकल का क्रक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कर्नाटका महाराष्ट्र का बॉर्डर डिस्प्यूट। देखिए, आर्टिकल में जाने से पहले कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, अगर हम ये भारत का नक्शा यहाँ पर बना रहे हैं और ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है, और यहाँ से आपको क्या देखने मिल रहा है, कर्नाटका, और यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, ये जो रीजन है जिसका नाम है बेलागावी। सो बेलागावी को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। अगर बात करें तो देखिए, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया अभी किसका है, तो करेंटली ये पार्ट है कर्नाटका का, लेकिन महाराष्ट्र इस पर क्लेम कर रहा है। देखिए, बेलागावी ये वही डिस्ट्रिक्ट है जिसे आप बेलगाम के नाम से भी जानते हैं। सो महाराष्ट्रियंस इसे बेलगाम के नाम से बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वहीं हम कर्नाटका की बात करें तो वो बेलागावी इसको बोलते हैं। देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई, 1957 के जब हम स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट की बात करें, सॉरी 1956 इट इज़। सो 1956 का स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट ने क्या किया, महाराष्ट्र और केरला के बीच में ये यहाँ पर एक प्रॉपर डिमार्केशन कर दिया। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, महाराष्ट्र ने इन्वोक किया सेक्शन 21 क्लॉज बी सब क्लॉज बी इस एक्ट का, और बोला, एक मेमोरेंडम सबमिट किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सामने, और इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ये जो डिमार्केशन है ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, कि जितना भी मराठी स्पीकिंग एरिया है वो कर्नाटका को आपने दे दिया और हमें वो एरिया चाहिए। रिजल्ट क्या हुआ, महाराष्ट्र डिमांड कर रहा है कि 2806 स्क्वायर माइल्स, जो कि इन्वॉल्व करता है लगभग 814 गांव, यहाँ पर हमें ये वापस दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें अर्बन सेटलमेंट, सो यहाँ पर आ जाएगा बेलागावी, करवार, निप्पानी, और इनकी टोटल पॉपुलेशन है 6.7 लाख। ठीक है, ये सब कुछ किसका पार्ट थे, मुंबई प्रेसिडेंसी का पार्ट थे आज़ादी के पहले। तो ये यहाँ पर इन्वोक किया गया है कि भाई हमें ये वापस चाहिए। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र का बोलना क्या है, महाराष्ट्र यहाँ पर बोल रहा है ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर आपने अगर डिवाइड किया है तो यहाँ पे मराठी ज़्यादा बोलते हैं लोग, तो इनको पहले हमारे पास दीजिए ना। दो क्वेश्चंस कम कि भाई देखिए कोंकणी बोलने वाले लोग भी यहाँ पर है, तो जो करवर और सूपा की जगह हैं
वो कोंकणी यहाँ पर बोलती हैं। सो महाराष्ट्र का बोलना अगेन ये है कि कोंकणी क्या है, एक डायलेक्ट है जो मराठी से ही आया है, तभी भी ये हमारे पार्ट होनी चाहिए। सो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पूरा ये बेस्ड है ऑन द थ्योरी ऑफ विलेज बीइंग द यूनिट फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे रेवेन्यू की बात आ रही है। जब आप विलेजेस लेंगे तो रेवेन्यूज़ की भी बात आएगी। रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं यहाँ पर फ़ायदा होता है। ठीक है, और मराठी स्पीकिंग लोग हैं, सो महाराष्ट्र वांट्स की ये इनके पास आ जाए। चलिए कर्नाटका की पोजीशन की बात कर लें तो कर्नाटका ने आर्ग्यू किया है कि ये जो सेटलमेंट है बाउंड्रीज का वो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के तहत किया गया है और वो फाइनल है। सो ये जो डिमांड है ये अननेसेसरी है, ये नहीं होना चाहिए। सो ये जो बॉर्डर है स्टेट की वो कभी ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। साथ ही इन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू है इसे दोबारा खोलना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के तहत इसको डिमार्केट किया गया है तो ये एक फाइनल होना चाहिए और इस पे कोई भी बहसबाजी नहीं अलाउ की जानी चाहिए। चलिए, तो अब अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1960 की अगर हम बात करें तो दोनों स्टेट एग्री हुए थे एक 4 मैन कमेटी बनाने के लिए, जो भी दोनों की साइड से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। 1960s और 80s के बीच में दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने यहाँ पर बैठ के मीटिंग करी, बट हालांकि उसका कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई भी आउटकम नहीं आया। सो यूनियन गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन किया दोबारा और 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म करी जिसका नाम था महाजन कमेटी। ठीक है, तो हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी उस समय थी, इन्होंने एक 1 मैन कमीशन यहाँ पर बनाया जिसको लीड कौन कर रहे थे, मेहर चंद महाजन, जिन्होंने रिकमेंड किया कि जो 264 विलेज हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर दिए जाने चाहिए महाराष्ट्र को, लेकिन इसमें से बेलागावी जो बेलगांव है और 247 विलेज जो हैं बाकी के वो किसके पास रहने चाहिए, कर्नाटका के पास। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, महाराष्ट्र ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई ये गलत है, हमें बेलगामी तो चाहिए जिस पे से डिस्प्यूट चल रहा है। और कर्नाटका का आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई या तो जो महाजन कमेटी ने बोला है वो बात पूरी तरीके से मान ली जाए, वरना जो हालत जैसा है उसको वैसे ही रहने दें। ठीक है, सो 1967 ने कमेटी में ये सब कुछ रिकमेंड किया कि जो करवार है, हलिया है, सुपर्णा है, जितनी भी तालुकाज हैं कर्नाटका की वो महाराष्ट्र को दे दें, बट बेलगावी वहीं सदर्न स्टेट का पार्ट रहेगा। तो इसका कोई आउटकम नहीं आया। तो ये महाजन कमेटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 1966 में बनी थी। क्यों बनाई गई थी ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो इशू है इट शुड बी रिजॉल्व थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशन। ठीक है, एंड दैट लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज इट मे क्रिएट मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। भाई कल को दूसरे स्टेट्स भी आ जाएंगे और यही लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो बात करें तो ये देखिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है और लगातार यहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं। अगर इसी तरीके के हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो हमें उड़ीसा में भी देखने को मिलते हैं, असम और मिजोरम के बीच में भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया की बात करें तो आज़ादी की समय 1947 में इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 550 डिसजॉइंटेड प्रिंसली स्टेट। ठीक है, 1950 में क्या किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी बना दिए गए। जैसा आपको पता है पार्ट ए की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टेट कंप्राइजेज 9 अर्सवाइल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्टेड 9 अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर। पार्ट सी की बात करें, चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट। और वहीं पार्ट डी की बात करें तो इसमें कौन था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ओनली। तो ये सारा सब कुछ आपको याद रखना है। एस के धर कमेटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर यहाँ पर बनाने के लिए बात की गई थी स्टेट के। फिर ऐसे ही आपको जेवीपी कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीता रमैया कमेटी। इस पूरे जितने भी मामले चल रहे थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने पे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये सारी कहीं ना कहीं आपके लिए पूरे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए।
साथ ही आप ये याद रखेंगे कि अक्टूबर 1953 में पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्टेट बनकर हमारे पास आया था वो क्या था, आंध्र प्रदेश, बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट। ठीक है। और इसी तरीके से 22 दिसंबर 1953 को क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अपॉइंट किया था एक कमीशन अंडर फजल अली टू कंसीडर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो ये जो पूरा रीऑर्गेनाइजेशन का पिक्चर है ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये एक पिक्चर ऑफ द डे है हमारे पास। यहाँ पर ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है बोंडा कम्युनिटी, बोंडा ट्राइबल कम्युनिटी। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बीड्स पहने हुए हैं। तो ये हालांकि ये जो ट्राइब है जिसकी हम यहाँ पर बात करें ये उड़ीसा में पाई जाती है और ये इन बीड्स को और एक पतला सा ये क्लोथ पहनते हैं। लेकिन यहाँ इमेज में एक शिफ्ट दिखाया गया है। देखिए आज की डेट में इनका जो ये पहनावा है ये कितने तरीके से बदल चुका है। अब ये पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं रादर देन कवरिंग द बॉडी पार्ट विद जस्ट अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथ। तो देखिए बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि मॉडर्न अटायर कैसे ट्राइबल एरियाज में भी पहुंच रहा है। ठीक है। अब चलिए ट्राइब्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बोंडा ट्राइब की अगर हम बात करें तो जो उड़ीसा में 13 PVTG पाई जाती हैं, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उसमें से एक है। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में 75 PVTGs हैं। अब अगर हम बोंडा ट्राइब की यहाँ पर बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रोआस्टिक ट्राइब होती हैं। मतलब अगर हम बात करें ऑस्ट्रोआस्टिक ट्राइब तो ये फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन जो हुआ था आउट ऑफ अफ्रीका लगभग 60,000 साल पहले, ये उस ट्राइब ग्रुप का पार्ट है और ये फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर्स भी बोले जाते हैं इंडिया के। वहीं अगर हम इनकी कल्चर की बात करें तो ये अपने आइडेंटिटी और कल्चर में बहुत लिमिटेड होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है बीड्स पहनते हैं, एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथ पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। वहीं अगर हम इस ट्राइब की बात करें तो देखिए ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती हैं अपर बोंडास जो कि हिली या फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं जो कि इनएक्सेसिबल होता है। वहीं एक होते हैं लोअर बोंडास जो कि प्लेन मैदानों में रहते हैं जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है। वहीं अगर हम बात करें कि इनकी लैंग्वेज कौन सी है तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो लैंग्वेज बोलते हैं इसका नाम है रीमो। ठीक है, आई एम राइटिंग द नेम हियर। ये जो रीमो लैंग्वेज है अगेन ये ऑस्ट्रोएस्टिक लैंग्वेज का पार्ट है जो कि मुंडारी ग्रुप से बिलोंग करता है। और मुंडारी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज जिसकी हम यहाँ पर बात करें उसे मुंडा लोग यहाँ पर बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्राइब्स। ट्राइब्स कंटिन्यू न्यूज़ में रहती हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि और कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। जैसे बोंडा हो गई, अगर हमने यहाँ पर बात करी उड़ीसा की, चुकटिया, भुंजिया, डिडाइया और जुनांग, ये ऐसी कुछ है ट्राइब्स हैं जो उड़ीसा में पाई जाती हैं। ठीक है। चलिए सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज इज ग्वालियर मध्य प्रदेश विल होस्ट द अटल मेमोरियल। नेक्स्ट इज the first death caused by a brain eating amebia recorded in South Korea. Ganji Kamla Virao has been appointed as FSSAI executive officer. Maldives former president was sentenced to 11 years in prison. Next, India recently won the most medal in the Archery Asia Cup 2022. Tamil Nadu implemented India's first Nilgiri Tahar conservation project. So it's a quiz time and first question is which state implemented India's first Nilgiri Tahar conservation project? Next question is in which country was the first death caused by a brain eating amoeba recorded? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the correct answer. सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. वी हैव entirely dedicated faculty for both the exams. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.